हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट इंडिया यूट्यूब चैनल में। मैं सुमित राउत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 को। यदि दोस्तों आपने चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि आपको इस चैप्टर को अगर समझना है तो आपको चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को देखना ही पड़ेगा। और मैंने उसमें बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। जो भी उसके एग्रीगेट्स हैं उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसलिए आप पहले से उस वीडियो को देख लें। अब दोस्तों देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक जो थे चैप्टर 2 में बच गए थे, और उन टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। आज बेसिकली हमें 5 टॉपिक को कवर करना है। सबसे पहला टॉपिक जो है दोस्तों आपका नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस एंड नेट दोनों को हम पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक जो दोस्तों हम कवर करेंगे वो है फैक्टर इनकम फ्रॉम एनडीपी एक्यूरिंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। थर्ड टॉपिक प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। फोर्थ नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी भी देखेंगे और इसमें डिफरेंस भी देखेंगे हम। और फिफ्थ जो टॉपिक जो दोस्तों हम करेंगे वो है जीडीपी एंड वेलफेयर। ये दोस्तों फर्स्ट टॉपिक को समझ लेते हैं, जो कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ईजी है, क्योंकि इस टॉपिक को आप इसके नाम से समझ सकते हो। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम यानी एक नेशन में जितने भी रेजिडेंट्स हैं और उनको जिस भी सोर्सेज से इनकम आ रही है, इंक्लूडिंग ट्रांसफर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसे दोस्तों हम कह देते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। और दोस्तों इसमें हम कौन सी नेशनल इनकम का यूज़ करते हैं? नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। देखो दोस्तों इसमें इसका फॉर्मूला देख लेते हैं आप। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जब ये नेशनल इनकम जो होता है दोस्तों वो होता है एनएनपीएफसी। अब हम जब एनएनपीएफसी में ऐड करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस तो वो बन जाता है दोस्तों बेसिकली एनएनपीएमपी। एनएनपीएमपी क्या होता है? एनएनपीएफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, हम ट्रांसफर इनकम को ऐड कर देते हैं जो हमें अब्रॉड से मिल रही है। अब ट्रांसफर इनकम मैंने आपको पहले बता रखा है दोस्तों, वो इनकम जिसके लिए कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगी। पर हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कि उसके लिए कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करी गई है नहीं करी गई। हमें तो ये देखना है कि हमारे देश में जितने लोग हैं उनके पास कितना पैसा है एक्सपेंडिचर करने के लिए। बेसिकली उन पर कितना पैसा होगा, एक तो जिसके लिए उन्होंने खुद इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करी है वो है दोस्तों उनकी नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। और साथ ही साथ अब उन पर दूसरा पैसा कहाँ से आ रहा है? अब्रॉड से आ रहा है, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होता है? बेसिकली दोस्तों गिफ्ट विफ्ट, जैसे गिफ्ट आ गई, चैरिटी आ गए, तो अब इतना ज़्यादा पैसा है जो है दोस्तों हमारे रेजिडेंट के पास है और वो उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए और साथ ही साथ दोस्तों अपनी सेविंग के लिए। आइए दोस्तों अब नेशनल इनकम के ग्रॉस और नेट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। दोस्तों ग्रॉस मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम किसी भी चीज़ के ग्रॉस से को सब्ट्रैक्ट कर देंगे डेप्रिसिएशन से तो हमें मिल जाता है दोस्तों नेट। यानी अगर हम जब ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा दोस्तों नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसको मैंने NDJI लिखा हुआ है, ये मैंने आपको शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो डेप्रिसिएशन दोस्तों मैंने आपको पहले बता रखा है कि जितना भी आपका फिक्स असेट में वियर एंड टियर का जो कॉस्ट होता है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो यानी जब भी आप अपने ग्रॉस से डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो आपको मिलता है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। और दोस्तों जब भी आपकी बात होगी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की तो उसका मतलब केवल नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होगा, उसका मतलब कभी भी ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगा। आइए दोस्तों अब सेकंड टॉपिक को समझ लेते हैं, जो कि दोस्तों है फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग प्राइवेट सेक्टर। इसमें बेसिकली मैं आपको बता दूँ दोस्तों हमारी इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स होते हैं, एक होता है प्राइवेट सेक्टर और एक होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब मीन्स गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर मीन्स द प्राइवेट प्लेयर्स जिसमें अपना जो दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, अपनी अपनी क्या कहते हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बेसिकली परफॉर्म करते हैं। तो हम दोस्तों अब देखते हैं कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों नेशन में, मतलब जितना भी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो रहा है उसमें प्राइवेट सेक्टर का कितना रोल है, तब हम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग प्राइवेट सेक्टर, एक्यूरिंग प्राइवेट सेक्टर। इसे बेसिकली दोस्तों हम क्या करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें तो दोस्तों बेसिकली गवर्नमेंट का भी रोल है, तो उसमें हम क्या करते हैं गवर्नमेंट का जो इनकम जनरेट हो रही है उसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हमने क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे अब दोस्तों देखो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। बस जितना भी प्राइवेट सेक्टर की प्रॉपर्टी है और उससे जितना भी हम एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम हो रही है उसे हम दोस्तों बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और दूसरा जो सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों वो है सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस। यानी इन 2 आइटम को हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिल जाता है NDPFC से प्राइवेट सेक्टर का पार्ट, यानी प्राइवेट सेक्टर हमारा कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। आइए दोस्तों अपने थर्ड टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ प्राइवेट इनकम। हमने दोस्तों पिछले टॉपिक में कवर करा था कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में प्राइवेट सेक्टर का रोल। अब जब हमने दोस्तों कवर कर लिया है
तो बेसिकली हमने पिछले टॉपिक में क्या करा था, नेट डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट में दो प्लेयर्स का रोल होता है, एक तो प्राइवेट और पब्लिक। जब पब्लिक का रोल खत्म कर दिया तो हमें मिल गया दोस्तों बेसिकली नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एक्यूरेंट टू प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर का इसमें जितना कंट्रीब्यूशन करा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो हमने कैलकुलेट कर लिया। उसमें जब हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, साथ ही साथ ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। उसमें ऐड कर देंगे दोस्तों अगर हम करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो दोस्तों बेसिकली हमारा बन जाता है प्राइवेट इनकम, यानी प्राइवेट प्लेयर्स के पास इतनी इनकम आ रही है। अब दोस्तों समझ लेते हैं इंटरेस्ट और नेशनल डेब्ट क्या होता है। दोस्तों बेसिकली जब भी गवर्नमेंट कुछ अपनी डेब्ट लेती है तो उसके बदले में जब प्राइवेट सेक्टर से खरीद लेता है, मान लीजिए गवर्नमेंट को कुछ पैसा चाहिए था तो गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर ने पैसे दे दिया, तो उस पैसे के बदले में दोस्तों क्या मिला, उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट मिला, तो उसी इंटरेस्ट को वो भी उनका बेसिकली इनकम ही हुआ प्राइवेट सेक्टर का, तो उसे हम ऐड कर देंगे। अब करंट ट्रांसफर वो गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट मान लीजिए कुछ गिफ्ट वगैरह दे रही है, कुछ चैरिटी कर रही है, तो उस वर्क को हम ऐड कर देते हैं। साथ ही साथ हम ऐड कर देते हैं दोस्तों करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितना भी करंट ट्रांसफर्स हो रही है, जितने भी हमें गिफ्ट वगैरह मिल रहे हैं, जो भी हमें इनकम मिल रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसे हम दोस्तों बेसिकली ऐड कर देते हैं। तो यानी इन 5 चीज़ों को जब आप ऐड कर दोगे 1 2 3 4 5 तो आपको दोस्तों मिल जाएगा प्राइवेट इनकम। इसमें हमने क्या ऐड करा वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब अपने टॉपिक नंबर 3 का पार्ट बी को समझ लेते हैं, जो कि दोस्तों आपका पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मतलब दोस्तों हाउस होल्ड सेक्टर को जितने भी सोर्सेज से इनकम मिल रही है इंक्लूडिंग ट्रांसफर से इनकम, उसमें से अगर दोस्तों हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेशन टैक्स, तो दोस्तों हमें मिल जाता है पर्सनल इनकम। यानी क्या का मतलब है प्राइवेट इनकम से। प्राइवेट इनकम में आपने देख लिया कितनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी, उसमें ट्रांसफर्स भी जुड़े हुए थे, फैक्टर इनकम भी जुड़ी हुई थी, जो हमने अभी थर्ड टॉपिक के पार्ट ए में डिस्कस करा है। उससे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कंपनी के पास जो प्रॉफिट होता है बेसिकली उसे अपने शेयर होल्डर्स को डिवाइड करना होता है, मतलब अपने देना होता है, तो उसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद हम कॉर्पोरेशन टैक्स जितना भी गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो क्या बचेगा हमारे हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो उसकी पर्सनल इनकम है जिसको वो अब कंज्यूम करेगा। तो बेसिकली यही दोस्तों आपका पर्सनल इनकम है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों प्राइवेट की जो इनकम होती है ना, प्राइवेट सेक्टर की इनकम, वो बेसिकली एट द एंड जाती है हाउस होल्ड सेक्टर के पास ही है। यानी एट द एंड जो मैंने आपको बोला था कि हाउस होल्ड सेक्टर के पास जितनी भी इनकम आ रही है तो उसका मतलब यही है, पर प्राइवेट इनकम से अगर आप घटा दे रहे हो ये सब 2 चीज़ें, तो ये बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर की ही इनकम है, इसलिए ही हम इसे कहते हैं पर्सनल इनकम। मैंने आपको सर्कुलर फ्लो में बताया कि कैसे जितनी भी इनकम जनरेट होती है प्राइवेट सेक्टर के पास हो जाती है हाउस होल्ड सेक्टर के पास ही है। और मैं जब आपको एग्रीगेट्स करा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर की इनकम होती है बेसिकली वो जाती है हाउस होल्ड सेक्टर के पास ही है। और जब हम घटा देंगे टैक्सेस को तो वो बेसिकली जाती है पर्सनल इनकम, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को जब हम 2 चीज़ों को घटाए थे तो बेसिकली बन जाती है एट द पर्सनल इनकम। आइए दोस्तों अब टॉपिक नंबर 3 के पार्ट सी को कवर कर लेते हैं, जो कि दोस्तों पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पहले हमने दोस्तों कवर करा था पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मतलब क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास जितना पैसा आ रहा है। अब दोस्तों पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर में इंडिविजुअल के पास जितना पैसा आ रहा है उसको वो डिस्पोज ऑफ करेंगे, यानी अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए वो यूज़ करेंगे, जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए, तो वो बेसिकली दोस्तों आपको हो जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम में बस ये था कि हमने क्या करा, जो हमारे टैक्सेस थे वो हमने वो पे करे कॉर्पोरेशन टैक्सेस, और बेसिकली हमने क्या सेपरेट करा था, आपका करा था दोस्तों हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो हमें मतलब वो था हमारी जो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनकम। अब हम देखेंगे हमारे इंडिविजुअल्स के पास कितनी इनकम जा रही है, और हमारे इंडिविजुअल की इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस को सेपरेट कर देते हैं पर्सनल इनकम से, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे ऊपर कुछ डायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स हो गया। उसके बाद दोस्तों हम सेपरेट कर देंगे मिसलेनियस रिसीव द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो हमसे लेता है बेसिकली फीस और फाइन जो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। दोस्तों अब अपने 4th टॉपिक को समझ लेते हैं, जो कि है दोस्तों रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। दोस्तों बेसिकली जीडीपी को कैलकुलेट 2 वेव से करा जाता है। एक वे है दोस्तों नॉमिनल जीडीपी के तरीके से, और दूसरा है दोस्तों रियल जीडीपी के तरीके से। नॉमिनल जीडीपी मतलब आप करंट प्राइजेस में अपनी जीडीपी का कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने एक इकोनॉमी में 100 गुड्स प्रोड्यूस करे। अब दोस्तों ये बेसिकली करंट प्राइस में होता है, यानी अगर मान लीजिए 2021 में किसी गुड्स की वैल्यू, मान लीजिए आपने कुछ पेन खरीदा, एक पेन जो आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस करी 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस करी, और उसके मान लीजिए 2021 में कितनी वैल्यू है, कितने उसके प्राइस है, मान लीजिए 10 रुपये की प्राइस, यानी आपने कितनी जीडीपी प्रोड्यूस करी, क्योंकि जीडीपी हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस पे मतलब प्राइस वैल्यू होती है, मॉनेटरी वैल्यू होती है, तो अपने कितनी हो गई 1000 रुपये की, यानी आपकी जीडीपी हो गई है, आपने 1000 रुपये की जीडीपी प्रोड्यूस करी। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो करंट प्राइस पे
यानी 2021 के बेसिस पे जितने भी आप, अगर आप 2022 पे जाओगे, 2022 के बेसिस पे करोगे, 2023 के बेसिस पे करोगे, तो वो हो जाती है दोस्तों आपका नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने प्रोड्यूस कर दिया 100 क्वांटिटी, अब दोस्तों ये जो पी पे स्टार लगा है इसका मतलब है प्राइस जो आपका बेस ईयर का प्राइस है। और बेस ईयर दोस्तों बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है एक ईयर को डिसाइड कर लेती है, क्योंकि किसी भी गुड के प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक ईयर डिसाइड कर लिया, जैसे कि 2011 या फिर 2012 मान लीजिए, 2012 को गवर्नमेंट ने मान लिया जैसे कि बेस ईयर मान लिया कि इस बेस ईयर में जितने भी प्राइस होंगे, अगर मान लीजिए पेन का प्राइस 5 रुपये इस 2012 में, तो चाहे हम ऐसे नहीं देखेंगे कि 2017 में जब हम कैलकुलेट करेंगे अपनी जीडीपी को तो हम 2017 का प्राइस देंगे, नहीं, हम 2012 का ही प्राइस उसमें यूज़ करेंगे। चाहे हम 2021 में, अगर हमने गवर्नमेंट ने चेंज नहीं करा 2021 में भी आके अपना बेस ईयर, तो हम 2021 में भी आके भी 2012 वाला ही प्राइस यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए 2012 में हमारा प्राइस था 5, तो हमारा जीडीपी कितना आएगा 500 रुपीज़, क्योंकि जीडीपी जो होता है बेसिकली मॉनेटरी वैल्यू जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, ये आ गया आपका 500 दोस्तों। और वैसे आपका नॉमिनल जीडीपी कितना आता 1000 रुपीज़। तो यही दोस्तों डिफरेंस होता है रियल जीडीपी में कांस्टेंट प्राइस, नॉमिनल जीडीपी में करंट प्राइस। अब दोस्तों गवर्नमेंट रियल जीडीपी क्यों यूज़ करना चाहिए और नॉमिनल जीडीपी क्यों यूज़ करनी चाहिए, इसका बेसिक डिफरेंस ये है क्योंकि जो होता है प्राइस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के वो ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि 2013 में कुछ डिमांड ज़्यादा बढ़ गई हो पेन की, तो उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए, तो इसमें तो हमें लगा कि हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गई, बल्कि हमारी क्वांटिटी तो सेम ही है। ऐसा भी हो सकता है, क्वांटिटीज़ तो हमारी सेम ही बन रही है, अब प्राइस देखो कितना बढ़ गया, यानी हमारी गुड जीडीपी कितना बढ़ जाती 1000, और बल्कि हमारी जीडीपी अगर हम बेस ईयर के हिसाब से चले तो कितनी होती 500। यानी रियल में तो कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा, रियल में क्वांटिटी सेम है, रियल में वैल्यू एडिशन सेम है, पर प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होता जीडीपी बढ़ने लग जाती, और ये फेक एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो जाता, फिक्टिशियस रिप्रेजेंटेशन हो जाता। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, बेस ईयर के प्राइसेस को हमेशा यूज़ करती है, कभी भी नॉमिनल प्राइस को यूज़ नहीं करती, करंट प्राइस को, क्योंकि ऐसा कभी भी हो सकता है कि डिमांड उसकी ज़्यादा बढ़ जाए, उसकी वजह से उसके प्राइस बढ़ जाए, और ये गलत रिप्रेजेंटेशन होता है। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा बेस ईयर को डिसाइड करती है और बेस ईयर के बेसिस पे ही जीडीपी का कैलकुलेशन करती है। आइए दोस्तों, अब हम सीख लेते हैं कि रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी में कैसे कन्वर्ट करा जाता है। ये बेसिकली दोस्तों जीडीपी करंट प्राइस का मतलब मैंने आपको बताया कि वो नॉर्मल जीडीपी होता है। यानी अगर आपको रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉमिनल जीडीपी या फिर जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। और ये करंट प्राइस इंडेक्स ये आपको प्रोवाइड करा जाएगा अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। वैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के इससे चांसेस बहुत कम होते हैं, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप बस आपको फॉर्मूला पुट करना है और आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, आप अपनी बुक चेक करेंगे तो आपको आराम से इसमें कैलकुलेशन मिल जाएगा। आइए दोस्तों, अब अपने लास्ट टॉपिक को हम समझ लेते हैं, जीडीपी एंड वेलफेयर को। दोस्तों वेलफेयर का मतलब होता है हिंदी मीनिंग भलाई। अब दोस्तों लोगों का जो मिसकंसेप्शन है यह है कि जीडीपी जब भी इंक्रीज़ होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि दोस्तों सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है, पर दोस्तों ऐसा नहीं, क्योंकि जीडीपी जो है कुछ चीज़ों को कैलकुलेट ही नहीं करता या फिर अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करता। और वो 4 पॉइंट कौन से दोस्तों जो इसका एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं कि जीडीपी एक अच्छा कैलकुलेटर नहीं है, कि जीडीपी को हम एक अच्छा पैरामीटर नहीं मान सकते किसी भी इकोनॉमी का, वो दोस्तों ये 4 पॉइंट है। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज और एक्सटर्नलिटीज़। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, इसमें पॉइंट में दोस्तों ये है कि ऐसा नहीं है कि जब भी जीडीपी बढ़ता है तो इसका मतलब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सोसाइटी में। अगर हमारे पास अच्छा खासा जीडीपी है इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी में सभी को इक्वली जो है इनकम मिल रही है या फिर उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बल्कि ऐसा होता है कि कभी कभार 1% जो रिच होते हैं उनके पास 73% ऑफ जो नेशन की इनकम होती है वो होती है, और रेस्ट 27% के पास कितनी होती है, सॉरी रेस्ट 99% के पास होती है मात्र 27%। ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जीडीपी जो है ना एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जीडीपी आपकी ज़्यादा हो पर डिस्ट्रीब्यूशन बेकार हो, बिल्कुल रिच जो है और रिच हो रहा है, पुअर जो हो रहा है पुअर जो और पुअर हो रहा है। सब सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं जो कि दोस्तों कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी मतलब जीडीपी किन किन चीज़ों के किन किन कॉम्पोनेंट से मिलकर बनाए। जीडीपी में दोस्तों जीडीपी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। आपका तो दोस्तों जीडीपी में जैसे आप प्रोड्यूस करते हैं कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे टैंक्स गन्स, तो क्या दोस्तों आपके वेलफेयर के लिए आते हैं सोसाइटी के लिए? नहीं दोस्तों, वो तो बल्कि वॉर के लिए यूज़ होते हैं। तो दोस्तों हम जीडीपी में मान लीजिए हमारी जीडीपी में अगर हम जितना ज़्यादा टैंक्स एंड गन्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो दोस्तों जीडीपी में अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आपके जीडीपी में कैलकुलेट हो जाएगी। पर क्या दोस्तों उससे वेलफेयर हो रहा है? उससे वेलफेयर नहीं हो रहा।
मैंने इतना इसका मतलब ये नहीं है कि जितना ज़्यादा आपकी जीडीपी होगी उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या पता उसमें आपने 99% आप टैंक्स इक्विपमेंट, टैंक्स, गन्स ये वगैरह इक्विपमेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो तो बेसिकली एक नेगेटिव है, वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए नहीं होता। थर्ड जो है दोस्तों आपका नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। क्या होता है दोस्तों, रूरल एरियाज में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस भी चलते हैं, जैसे बार्टर सिस्टम। आपने कुछ किसी के लैंड में काम करा, आपको कुछ इनकम, आपको कुछ गुड्स मिल गए उसके बदले, जैसे ग्रेन्स मिल गए, तो दोस्तों उसको जीडीपी कभी कैलकुलेट नहीं करता, उसको जीडीपी कभी कैलकुलेट नहीं करता, क्योंकि जीडीपी केवल मॉनेटरी टर्म में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उन्हें ही कैलकुलेट करता है। तो यानी जीडीपी तो कुछ चीज़ें छोड़ भी देता है। अब फोर्थ है जो दोस्तों एक्सटर्नलिटीज़, यानी आपकी जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हो, एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हो उससे कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, और जो उनसे इम्पैक्ट होता है, कुछ अच्छे इम्पैक्ट होता है, कुछ बुरा इम्पैक्ट होता है। जैसे मान लीजिए बुरा इम्पैक्ट, आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो दोस्तों बेसिकली आपकी एक्सटर्नलिटीज़ है। अब जीडीपी तो कैलकुलेट करेगा नहीं, आपने तो उससे क्या मतलब है जीडीपी को मतलब आपके कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, तो उसे ही कैलकुलेट करता है, और जितना पोल्यूशन फैला रहा है उसे वो नेगलेक्ट कर देगा। तो और पोल्यूशन से क्या होता है, सोसाइटी का हमेशा हार्म पहुंचता है, सोसाइटी का कभी भी वेलफेयर नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जितना ज़्यादा आप जीडीपी प्रोड्यूस कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सोसाइटी के लिए अच्छा है, वो तो आपके बल्कि पोल्यूशन से और भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 आपका यहीं पे फिनिश होता है। अब चैप्टर नंबर 3 में हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करेंगे, और जो कि दोस्तों अब आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। सो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, और साथ ही साथ आपको जब भी कोई नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।